नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा HP शिवा परियोजना, ये किसानों के लिए कितनी लाभप्रद है, इस विषय पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर जी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं या परियोजना निदेशक हैं डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे हम HP शिवा परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, हम सुनते भी रहते हैं इसके बारे में, तो सर ये परियोजना क्या है और किसानों के लिए किस तरह से लाभप्रद है और क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं जिनके साथ ये राज्य में जो है कार्यान्वित की जा रही है? प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु युक्त क्षेत्रों में के जो हमारा स्कोप था जी, कि इन क्षेत्रों में जो संभावना है सब ट्रॉपिकल फ्रूट को ग्रो करने के लिए जी, तथा पूरे प्रदेश के समग्र विकास के लिए HP शिवा परियोजना की परिकल्पना की गई है प्रदेश में जी। यह योजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है तथा प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है कि इसको दो विभाग, उद्यान विभाग तथा जल शक्ति विभाग मिलकर प्रदेश में कार्यान्वित कर रहे हैं जी। यह योजना बीज से बाजार आधार पर बनाई गई है जी, ताकि जो हमारे प्रदेश के किसान हैं उनको संगठित करके सामूहिक रूप से, वैज्ञानिक ढंग से तथा कमर्शियल रूप से खेती को आगे बढ़ाया जा सके जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम, यदि मैं आपको 1950s में ले जाऊं तो हिमाचल प्रदेश में 1950 के दशक में कृषि क्षेत्र का स्टेट की जो GDP थी उसमें लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन रहता था जी। परंतु यदि आप आज देखेंगे 2023-24 के वर्ष में यदि आप देखेंगे तो ये केवल मात्र जो कृषि क्षेत्र का ओवरऑल 14.06% GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो खेतीबाड़ी छोड़ने के लिए हालांकि बहुत सारे कारण रहे हैं, पर मुख्यतः यदि हम पिछले 15-20 सालों की वैल्यूएशन करें तो हमारे प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक, बंदरों का आतंक, आवारा पशुओं के आतंक की वजह से हमारे जो किसानों थे जो छोटी छोटी खेती भी करते थे उसको खेती से दूर भागने शुरू हो गए थे। और उसी को मद्देनजर रखते जिससे क्या हुआ कि लगभग हमारी सैकड़ों जो इरीगेशन की स्कीम थी वो भी डिफंक्ट पड़ गई, या तो बंद हो गई या डिफंक्ट पड़ गई। जब खेती नहीं हो रही है तो स्कीमें सारी हमारी बंद हो रही थी जी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि प्रदेश के जो किसान हैं जो पलायन कर गए हैं, खेती छोड़ चुके हैं, हमारे यूथ जो है शहरों की तरफ छोटी छोटी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको कैसे दोबारा से किसी प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव के साथ जोड़ा जा सकता है जी। उसके लिए इस परियोजना को बनाया गया था। और ये परियोजना का इस परियोजना का जो पहला एक पायलट फेज है, हमने पिछले 2-2.5-3 वर्षों में उसको पूरा किया है जी। और उसमें हमें लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी शुरू की है। परंतु जो मुख्य परियोजना है हमारी वो इसी जो पिछले वर्ष जुलाई 2023 से अप्रूव हुई है और यह अगले 5 वर्ष जून 2028 तक चलेगी। 5 वर्षों का इसका पूरी परियोजना का कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, उनकी उनको एक निरंतर आजीविका का सोर्स मिले, जो हमारे यूथ जो शहरों की तरफ भाग गया उसको हम वापस ला करके दोबारा खेतीबाड़ी के साथ जोड़ें और एक ऐसी खेतीबाड़ी के साथ जोड़ें कि वो सिर्फ आपको सिर्फ अपने लिए स्वरोजगार ना करें और दूसरे लोगों को भी उसमें रोजगार दे पाए। तो इस तरह का इसी उद्देश्य के साथ HP शिवा योजना प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है जी। सर, जैसे अगर आप इस योजना की बात करें तो इसमें किन किन ज़िलों को जो है, सर आपने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट चला 3 साल तक, तो किन किन ज़िलों में ये किया गया और उसके अलावा जो इसके अगर हम देखें कि मुख्य गतिविधियाँ तो क्या रही इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या है एक्चुअली? बेसिकली जो हमने पायलट किया था, पायलट तो 4 जिलों में, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, 4 जिलों में हमने इसमें किया था। परंतु क्योंकि अब जो वो छोटे स्केल पे था, अब ये बड़े स्केल पे है, लगभग इसमें 6 से 7 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल में अब बड़े जो मेन प्रोजेक्ट है इसमें कार्य करने वाले हैं और इसमें 15 से 20 हज़ार किसान परिवार भी जुड़ने वाले हैं। तो अब ये ज़िले के जो 7 हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया के जो ज़िले हैं 7 ज़िलों में किया जा रहा है, जिसमें कि बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, मंडी, ऊना, सोलन और सिरमौर, ये 7 ज़िले हैं। तो 7 ज़िलों में भी आगे इसको फर्स्ट फेज में जो हमारे 28 विकास खंड है उनमें इसको कार्यान्वित किया जा रहा है जी। तो सर, जैसे अगर हम फसलों की बात करें इसमें, क्योंकि फल राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, तो किन किन फसलों का इसमें जो प्रावधान है या जिसके बारे में जिसको प्रमोट करना चाहती है सरकार?
बेसिकली क्योंकि जो निचला यदि हम सब ट्रॉपिकल एरिया में बात करें अपने पूरे एरिया में, तो हमारे पास थोड़ा सा कुछ मैंगो में कुछ एरिया रहता है, मैंगो के अंतर्गत कुछ क्षेत्रफल था, थोड़ा एरिया कुछ सिट्रस का फ्रूट जैसे नूरपुर और पोंटा साहब वैली में आप देखें कुछ सिट्रस का फ्रूट लगता था, बाकी बिल्कुल पीस मिल में छोटे छोटे स्केल पे कार्य रहता था। तो हमारी जो कमर्शियल क्रॉप है, हमारी जो सब ट्रॉपिकल एरिया की जो कमर्शियल क्रॉप है उसमें जैसे आपका सिट्रस क्रॉप है, हमारी कमर्शियल क्रॉप यहाँ हो सकती है, अमरूद यहाँ हमारी कमर्शियल क्रॉप है, लीची हमारी कमर्शियल क्रॉप है, अनार है, तथा जो मिड हिल वाले एरिया है उसमें हम परसिमन जापानी फल, पलम है और पीकन नट एक और नए हमारी जो बड़ी जिसकी बहुत सारी संभावना है, अपार संभावना है पीकन नट की हमारे प्रदेश में कुछ जगहों पे। तो ये 8 फसलें हमने इसमें सम्मिलित की हैं, जो इसका हमारे किसानों को पहले से ज्ञान है, उनको जानकारी है, हालांकि उन्होंने उस कमर्शियल स्केल पे उस कमर्शियल एंगल से उस काम को नहीं किया है, तो उन्हीं सभी फसलों पे हम कार्य कर रहे हैं इस परियोजना में, जो कि जिसकी जानकारी उनको है, बट कमर्शियल एंगल पे हम उनको ले जाना चाहते हैं। फार्मर को एक व्यापारी के रूप में हम इसमें विकसित करके एक क्लस्टर के रूप में उनको डेवलप करके आगे इसको बढ़ा रहे हैं। जी, तो सर जैसे आपने क्लस्टर्स की बात की, तो इस जो परियोजना है शिवा परियोजना, इसके अंदर क्लस्टर्स को सर आप कैसे जो है चयन करते हैं, और उसमें जो आपके किसान जो नए लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं वो अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें उसमें? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जब हमने पायलट किया तो हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग उस पायलट से हुई थी, क्योंकि हम पहले तो किसानों को सेंसिटाइज करना, उनको अवेयर करना कि परियोजना क्या है, परियोजना में क्या कार्य होंगे, इसको आपके क्या लाभ होंगे, और वो मोटिवेट और उसके बाद उनको मोटिवेट करना, मोटिवेट के साथ उसके कुछ क्राइटेरिया भी थे जी, क्योंकि इसमें ये क्लस्टर रूप में करना है तो आपको पूरा का पूरा एरिया कम से कम 10-12 हेक्टेयर का एरिया जो है आपको इकट्ठा चाहिए जी, और उसके जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। यदि वो इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम अगला क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या वहाँ पे पानी का कोई सोर्स है, क्योंकि ये जो खेतीबाड़ी है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जब हम बात करते हैं, उच्च घनत्व की प्लांटेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें रेगुलर इरिगेशन होगी, और इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन नहीं है, इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से होगी, तो हर दिन आपको इरिगेशन, तो वहाँ पेरिनियल सोर्स होना जरूरी है। तो मेरा कहने के पहले तो फार्मर की सेंसिटाइजेशन की, फार्मर का इंटरेस्ट जाना हमने कि फार्मर इंटरेस्टेड है, यदि वो इंटरेस्टेड है तो क्या उनके पास वो एरिया है जितना हमारे को चाहिए, क्योंकि हमें पूरा एक क्लस्टर बनाना है, तो उसमें क्लस्टर का मतलब होता है कि मिनिमम 10-12 फैमिली हमने जोड़नी है, सामूहिक खेती, एक तरह सामूहिक खेती हमने उसमें करानी है। और पेरिनियल सोर्स है, पेरिनियल सोर्स के बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि पहले हमारी धारणा क्या है कि हम जैसे हमारे वंड्स होते हैं, बीडें जिसको हम कहते हैं, बीड़ों में फल लगा दिए, पौधे लगा दिए, और कहीं तो इसमें तो जब आपको कमर्शियल खेती की हम बात करते हैं तो आपको जो आपकी उपजाऊ भूमि है जी, जो आपकी कल्टीवेबल लैंड है, जहां आप पहले खेती करते थे आपने छोड़ दिया, पर वो खेत हैं, खेतनुमा प्रॉपर एरिया है, तो उसमें हम खेती करते हैं, इसमें खेती करने का, तो वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके हैं कि आपने वो भी देखना है कि वहाँ का सॉइल कैसी कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, यदि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हम फर्दर अपने सिलेक्शन करते हैं क्रॉप की कि उसमें कौन सी फल लग सकता है। कई जगह ऐसी भी है जहाँ फ्रॉस्ट पाला बहुत पड़ता है हमारे प्रदेश में, वहाँ आप मैंगो और दूसरी फसलों पर नहीं जा सकते। तो इस तरह का सारा इसका पूरा एक वैज्ञानिक आधार है जी, सारी चीज़ों का, चाहे वो सिलेक्शन का हो चाहे वो दूसरा। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमने पायलट किया, पायलट में हमने एक मैनुअल CHPM में हमारी एक एसोसिएशन का नाम है, जो ये कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एसोसिएशन, फार्मर का क्लस्टर है, उसको हम CHPM में से संबोधित करते हैं जी। तो CHPM में जो हमारा है उनके लिए हमने एक मैनुअल बना रखा है, मतलब जो कोई नया क्लस्टर बनाना चाहता है उनके लिए हमने एक मैनुअल तैयार किया। उस मैनुअल में पूरी डिटेल्स हैं कि क्योंकि इसमें ADB की भी इनपुट रहता है, ADB जो एशियन डेवलपमेंट फंडिंग एजेंसी है, उनको बहुत सारा इसमें इनपुट रहता है, वो इस सारी चीज़ को डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। उनकी पूरी एक्सपर्टाइज, हमारी एक्सपर्टाइज के साथ उनकी एक्सपर्टाइज मिलके हम सारी चीज़ों को इनको डिसाइड करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को सस्टेनेबल कैसे बनाना है। तो हमने एक CHPM में मैनुअल बनाया है, और वो मैनुअल जैसे आपने कहा किसको संपर्क करना, सबसे पहले तो जो भी किसान भाई इस तरह के इसमें क्लस्टर बनाना चाहते हैं, HP सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एक HP सेवा के नाम से पोर्टल है, वो HP सेवा पे पोर्टल पे जा करके सारी जानकारी इसकी ले सकते हैं जी। दूसरे हमारे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन सेंटर में तो पंचायत लेवल से लेके विकास खंड पर और जिला स्तर पर सारे हमारे अधिकारी, जैसे उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, विषय क्षेत्र का उद्यान और उपनिदेशक उद्यान, इवन प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑफिस स्टेट लेवल पे, तो किसी भी जगह पे अपना संपर्क कर सकते हैं। फिर हमारी जो ज्वाइंट एक टीम है इरिगेशन डिपार्टमेंट की और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर की, वो पूरी टीम
उसको विजिट करेगी उनके एरिया को, और उसके बाद इसके ऊपर फैसला लेंगे कि वो क्लस्टर बन सकता है कि नहीं, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। जी, तो सर जैसे आपने वैज्ञानिक तरीके की बात की, तो सर उसमें जब हम देखते हैं कि उन्नत फसलें अब आज के समय में चाहिए, क्योंकि एक वैश्विक चुनौती है, एक ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम संबोधित करते हैं, और उसके उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है सर। तो उसमें आप जो वैज्ञानिक ढंग से अगर बात करें तो किस तरह की फसल जो है उनको लगाया जाता है, और क्या एक रणनीति जो है अपना रही है सर? और वो वैज्ञानिक ढंग करने के लिए सबसे पहले जब भी हमने इस प्रोजेक्ट की एक परिकल्पना की, इसको एक रूप दिया जी, तो सबसे पहले तो बेसलाइन सर्वे एक हमने पूरे जगहों को किया, जितना भी सब ट्रॉपिकल एरिया इसका एक बेसलाइन सर्वे हमें एक इंटरनेशनल फर्म के माध्यम से इसको कराया जी, और उसके बाद उसके लिए एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया कि हमारे पास कितने फ्रूट हैं, उसकी मार्केट क्या है, मार्केट में डिमांड क्या रहती है, वो सारा जो क्राइटेरिया लेते हुए फिर उसको हमने फाइनली उसके लिए सारे के लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप की कि हमें जो फसलें जिन फसलों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो हिमाचल में हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसके रख रखाव, उसके मैनेजमेंट के लिए तो एक पूरा तरीका जो है बेसलाइन सर्वे, उसके लिए एक नर्सरी डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद हमारे वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्लान, और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के बाद हमने एक पैकेज ऑफ, फिर उसका पूरा टोपोग्राफी सर्वे जो हमने पूरा टोपोग्राफी सर्वे कराया कि वो जो लैंड है वो एक्चुअल में सूटेबल है कि नहीं है, वो सारा टोपोग्राफी सर्वे करने के बाद तो ये वैज्ञानिक आधार है। फिर उसमें इकोलॉजिकल जो पैरामीटर्स रहते हैं, उस इकोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से वो जो क्रॉप है किस एरिया के लिए, कई बार एक माइक्रो क्लाइमेट से दूसरे माइक्रो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तो उसको उन पर इकोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से स्वीट ऑरेंज हम कहाँ लगा सकते हैं, यानी संतरा की खेती हम कहाँ कर सकते हैं, वो पूरे पैरामीटर के हिसाब से हमने उसको डिसाइड किया। हमारा एक साइंटिफिक पूरा एक पैनल है, उसमें डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी की एक टीम है, हमारे भी अपने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, तो एक 15-20 लोगों की एक पूरी टीम है जो इसको सारी स्टडीज़ करने के बाद, और वो जो इंटरनेशनल फर्म हमने इसमें इन्वॉल्व की थी, उस फर्म के साथ मिल करके सारा जो पूरी चीज़ें करने के बाद ही हमने फाइनल किया कि कौन सी फसल कहाँ हम कर सकते। जी, तो जैसे आपने फसलों की बात की, जैसे इसमें अभी तक तो हम मुख्य तौर पे फलों की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जो कि प्रमोट की जा रही हैं फलों के अलावा? नहीं, बिल्कुल ही फलों के लिए ये जो HP सेवा परियोजना है सिर्फ सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स हैं उसी के ऊपर इसमें काम कर रहा है। बागवानी की बात करते हैं तो उसमें सब्जियां भी आ जाती हैं? नहीं, ये पर्टिकुलरली फ्रूट क्रॉप्स के लिए, और इसमें मैंने 8 फसलें आपको गिनाई, जैसे संतरा है, अमरूद है, अनार है, लीची है, और आपका आम है, जापानी फल जो परसिमन है, प्लम है, और पीकनट। ये 8 क्रॉप अभी हमने मेनली इसमें लिए, बट भविष्य में हमारी जो नई फसल से जो भी बिल्कुल न्यू इंट्रोडक्शन हमारी रहेगी उसको भी हम इस परियोजना में सम्मिलित करेंगे। जैसे आपका आजकल एवोकाडो के बारे में बात करते हैं, ब्लूबेरी की बात करते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स की बात करते हैं, या मैकाडेमिया नट की बात करते हैं जो नई नट क्रॉप है, तो ये भविष्य की हमारी फसलें, इसका भी हमने इसमें प्रावधान किया है कि आने वाले समय पहले तो हम इनिशियली पहले 2-3 साल में जो ये कमर्शियल क्रॉप है इनके ऊपर काम कर रहे हैं, बट 3rd ईयर में हम नई फसलें भी बाहर से विदेशों से जो एडवांस कंट्री है उनसे इम्पोर्ट करेंगे प्रदेश में, और इंपोर्ट करने के बाद उनके भी हम छोटे स्केल पे क्लस्टर का हमने इसमें प्लानिंग की। जी, सर जैसे हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि इसमें जल शक्ति विभाग भी काम कर रहा है, तो सर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जब हम प्रोवाइड करते हैं किसानों को, ड्रिप्स वगैरह देते हैं या दूसरा कुछ सिंचाई व्यवस्था करनी है अगर किसान को, सर जो विभाग है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है सर, जो IPH विभाग भी रहता है जिसको जल शक्ति कहते हैं? HP सेवा परियोजना के 3 आउटपुट हैं जी। पहली आउटपुट है एश्योर्ड इरिगेशन, तो एश्योर्ड इरिगेशन में तो जितना भी इरिगेशन के सोर्स जो है, या लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है, या कोई चेक डैम्स है, बट जो इरिगेशन से जो जितनी भी स्कीम डेवलप करते हैं वो पूरे का पूरा जो दायित्व है वो जल शक्ति विभाग का है जी। पहला पानी उपलब्ध कराना उनका काम है जी। उसके बाद दूसरा जैसे प्लांटेशन से रिलेटेड, मतलब प्लांटेशन मीन्स कि आप समझ ले कि पूरे एरिया को हम फेंस करते हैं, जो क्लस्टर एरिया है पूरे एरिया को फेंस करेंगे, वो कार्य फेंस करने के बाद उसमें अंदर जो साइंटिफिक तरीके से फील्ड तैयार करेंगे, जैसे हम रेज्ड बेड पे, इसमें आपने पहले हम खेती थी सीधे जाते थे प्लेन खेत है कोई पौधा लगाते, इसको रेज्ड बेड, ताकि उसका जो एक अलग से एटमॉस्फेयर हमारी प्लांटेशन के लिए रहे वैज्ञानिक तरीके से, तो एक रेज्ड बेड 1 फीट ऊंची 1.5 फीट चौड़ी उस तरह की बेड्स हम इसके लिए तैयार करते हैं, और उसमें जो फिर पिट्स वगैरह हैं वो भी साइंटिफिक तरीके से 2x2 फीट का, पहले आपने सुना होगा 3x3 फीट का हम गड्ढा जनरली यूज़ करते हैं, इसमें छोटा करते हैं ताकि हम जो उसका ड्वार्फिज्म है, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसका जो ड्वार्फिज्म है उसको मेंटेन कर सकें, वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। फिर उस प्लांटिंग मटेरियल प्रोक्योर करके किसानों को देंगे इसमें, और प्लांटेशन से पहले जो माइक्रो इरिगेशन
जी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें पूरी तरह से इंस्टॉल किया, वो भी स्काडा के साथ, जैसे हम मिनी मतलब सेमी स्काडा टाइप का इसमें प्रोग्राम करें कि पूरे खेतों में जितने, यदि मान लीजिए 10 हेक्टेयर में 11,000 पौधा लगा है, तो आपके एंड टू एंड ये हर एक पौधे को बराबर से पानी मिले, बराबर से फर्टिलाइजर मिले, तो उस तरह का इसमें बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स जो है हमारी उसको यूज़ करते हैं हम इसमें खेती बाड़ी। जी, तो सर जैसे आपने क्लस्टर्स की इसमें बात की, तो क्लस्टर का एक एरिया विशेष होगा कि कितने एरिया तक, तो सर एक क्लस्टर में हम कितने किसानों को, आपने 10-12 कहे उस टाइम, तो सर इसमें क्षेत्र कितना होता है, क्षेत्रफल अगर कहें? मिनिमम हमारा जो क्लस्टर का क्राइटेरिया वो 10 हेक्टेयर का है कि हमारा जो क्लस्टर का मिनिमम 10 हेक्टेयर है, क्योंकि उसकी हमें इकोनॉमिक जो वायबिलिटी और फिजिबिलिटी दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है जी। तो इसमें मिनिमम 10 हेक्टेयर होगा, और 10 हेक्टेयर में क्लस्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कम से कम 10 परिवार उसमें सम्मिलित होने चाहिए एक क्लस्टर में जी, मिनिमम। और मैक्सिमम तो हमारे पास बहुत है, अभी आप देखेंगे हमारे पास 300 हेक्टेयर का भी एक क्लस्टर है जी। 10 हेक्टेयर से लेके 20 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर, बट फाइनली एक देहरा में हमारे पास देहरा ब्लॉक में एक क्लस्टर बन रहा है जिकोता के पास, वो लगभग 250 से 300 हेक्टेयर होगा, पूरे का पूरा एरिया, पूरे के पूरे वो 10-15-20 गांव जो हैं वो सारे के सारे इसमें क्लस्टर में आ रहे हैं। तो इस तरह का हम काम इसमें करें कि छोटे 10 हेक्टेयर से लेके जितना भी लिमिट हो कोई इसमें। सर मतलब इसमें कुल मिला के ये कि जो आप बागवान या किसान भाई हैं वो अपनी जो क्षेत्र है अपना वो स्वेच्छा से आपको देते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की फसल लगा। बिल्कुल देखो, जब तक फार्मर का इंटरेस्ट नहीं होगा जी और फार्मर की पार्टिसिपेशन नहीं होगी जी, तो ये काम हो ही नहीं सकता। जी नहीं हो सकता है कि यदि वो कोई किसान ये सोच रहे हैं भी हम जमीन दे देंगे, उद्यान विभाग को दे देंगे, वो इसमें आएंगे बगीचा लगाएंगे, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती जी। इसमें तो किसानों का इंटरेस्ट हम बिल्कुल देखते हैं। पायलट स्टेज में तो हमने ज़बरदस्ती भी की थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बट अब मेन प्रोजेक्ट में हमने बड़ा क्लियर कर दिया किसानों को कि आप यदि इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे और आप इसमें आपकी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगी, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम बहुत सारी जगहों पर इन क्लस्टर को डेफर भी कर देते हैं, जहाँ लोगों का इंटरेस्ट हमें लगता है कि कम है तो हम इन चीज़ों को डेफर भी कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा हमें बड़ा उत्साहित हैं, हर रोज़ नई एप्लीकेशन आती है, लोगों को बहुत सारा इसमें आजकल इंटरेस्ट बना है। जी सर, हम जैसे देखते भी हैं कि आज के समय में एक लेबर मार्केट की अगर हम बात करें तो लेबर का थोड़ा क्रंच है, क्योंकि मैक्सिमम जो लेबर है, लोकल जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते या वो अर्बन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं सभी। तो सर जो किसान या बागवान भाई जिनके पास लेबर का क्रंच है तो वो किस तरह से पूरा करें सर उन्हें, क्योंकि हमारे पास फॉरेन की लेबर है मोस्टली, देखेंगे बाहर दूसरे। यही मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की जो खूबी है जो वो ये है कि एक कलेक्टिव प्रोडक्शन टू कलेक्टिव मार्केटिंग। अब मैं फिर आपको 50 की बात हूँ, पहले हमारे एक सामूहिक परिवार रहते थे, सामूहिक परिवार होता था तो फैमिली बड़ी होती थी, सारे मिलजुल के काम करते थे। दोबारा हम उसी पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए कोई किसान बाहर है, कोई बिजी है, कोई सर्विस में है, तो हम इसकी जो सोसाइटी एक बनती है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, पर उससे पहले एक क्लस्टर लेवल पे एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में जो एक पूरी एसोसिएशन बनती है, उनकी बॉडी बनती है। तो यदि कोई आदमी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता फिजिकली, तो वो जो सारे जिम्मेदारी लेते हैं, जो CHPM में जो हम सोसाइटी बनाते हैं, दे टेक कंट्रीब्यूशन पे, और वो फाइनेंशियली उनको कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अपना लेबर का उसमें अरेंजमेंट कर लेते हैं जो अपने आप नहीं कर सकते। प्लस हम इसमें इनिशियली, क्योंकि 2-3 साल या फल आने में 3-4 साल लगते हैं, तो तब तक फार्मर को वो नुकसान ज़्यादा ना दिखे, तो हम इसमें मनरेगा और दूसरी स्कीम के साथ भी कन्वर्जेंस करते हैं, जिससे कि फार्मर की जो लॉस है, 2-3 साल का जो लॉस है, उसकी भरपाई भी हो सके। तो मनरेगा की तरफ से हम इनको लेबर देते हैं। इंटरक्रॉपिंग का हमने इसमें एक प्रोविज़न रखा है कि इनिशियली जब तक बहुत बड़ा पेड़ आपका 4 साल बाद तो इतना हो जाता है पेड़ का, उसकी पेरिफेरी इतनी हो जाती है कि वो कवर कर लेती, पर उसके बीच में जब इनिशियली 2-3 साल में जब छोटा हो तो इंटरक्रॉप उसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि हमने जो पायलट किया था, तो पायलट में लोगों ने पहले खेती नहीं होती थी सारे, जैसे वो फेंस हो गया पूरा एरिया, तो फेंसिंग का भी मॉडल हमारा यूनिक है। इसमें पहले नीचे 3-3.5 फीट तक तो इंटरलिंक चेन है, दैट इज फिजिकल बैरियर, जो भी आपका जानवर आता है, और उसके ऊपर 3-3.5 फीट पे सोलर वायर है, ताकि जो मंकी है वो भी अंदर नहीं जा सकता है, और नीचे से फिजिकल बैरियर। तो लोग इंटरक्रॉप जो बाहर खेती करते थे और जब अंदर एज ए इंटरक्रॉप की, तो उसे 4-5 गुना, इवन गेहूँ आज तक आपने देखा होगा चने की खेती लोग भूल गए हैं। तो मैंने 5-6 क्लस्टर में देखा कि उन्होंने चने की पैदावार ली है, वो सारी सब्जियां अंदर लगा रहे हैं।
और सारे जैसे आपके लहसुन प्याज ये सारी फसलें वहाँ पे अंदर कर रहे हैं आसानी से। सो जैसे हम देखते हैं कि फलों का जो मार्केट है सर वो ऑर्गेनाइज्ड है या संगठित बाजार है, तो सर इस समस्या से कैसे निपटते हैं और क्या योजना इसके अंदर बनाई गई है? ये पहली अपने आप में एक योजना है जिसमें एक मार्केट के एक पूरा कंपोनेंट है। जैसे मैंने आउटपुट बताया कि इरिगेशन का है, दूसरा प्लांटेशन से रिलेटेड है, तीसरा मार्केट का एक कंप्लीट आउटपुट है। इसमें हम जितने भी फार्मर की हमारी क्लस्टर्स बनेंगे या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल डिटेल में एक प्रोग्राम रखें कि मार्केट के साथ कैसे लिंकेज बनाना है जी। प्लस बायर सेलर मीट्स करके जितने भी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व रहते हैं मार्केटिंग में, उनके साथ फार्मर की इंटरेक्शन कराने का इसमें पूरा प्रावधान किया गया है। और जितनी भी हमारी डोमेस्टिक है, नेशनल मार्केट है, उन सब प्लेयर्स के साथ भी हम डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर लगातार उनके साथ और फार्मर की इंटरेक्शन कराते हैं। फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, बायर की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको डायरेक्टली उसमें पता। और इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम करते रहते हैं। बिल्कुल। अभी तक हमें मैं जो पायलट किया था, पायलट से हमें एक सैंपल फ्रूट लास्ट ईयर आया था जी। तो लगभग 55 लाख रुपए का वो फ्रूट, सैंपल फ्रूट जी मार्केट में उत्पादन जो बेचा गया। तो उसमें सबसे जो ब्यूटी उसकी ये रही है कि लोगों ने एक कलेक्टिव मार्केटिंग की है, एक CHPMA के माध्यम से। जो भी एक भी फ्रूट यदि बगीचे से बिका है तो पूरा उस सोसाइटी के माध्यम से बिका है, सारा पैसा सोसाइटी को आया। तो सारी चीजें धीरे धीरे, एकदम नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जाहिर सी बात है सर कि धीरे धीरे ही परिवर्तन टाइम लगेगा। तो आने वाले, मैं आई एम श्योर कि आने वाले 4-5 वर्षों में जब लोगों को सारी चीज़ें समझ आएगी, उनको मार्केटिंग के कंसेप्ट समझ आएंगे, उनको लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बार्गेन करना है, कलेक्टिवली कैसे बार्गेन करना है, वो सारी चीज़ें जब समझ आएगी तो वो सारी चीज़ें, ये सारी मार्केटिंग की जो समस्या है, ये सारी भी इसमें ठीक हो जी। और सर इसमें अगर हम देखें कि अगर परिवारों की बात करें तो लगभग कितना एस्टिमेट लगाते हैं आप कि कितने लाभान्वित होंगे भविष्य में और किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? अभी तक हम HP शिवा परियोजना में जो पायलट और दूसरी चीज़ों में लाके लगभग 2500 फैमिली हमारे साथ HP शिवा परियोजना में जुड़ चुकी है जी। परंतु इसमें जो मेन मुख्य परियोजना जो है, इसमें 15 से 20 हज़ार किसान परिवार जुड़ेंगे जी। और आप देख लें 15 से 20 हज़ार किसान परिवार जुड़ेंगे, एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं। तो लगभग अब सीधे तौर पे यदि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 70 से 80 हज़ार लोगों को सीधे तौर पे इसमें रोजगार का प्रावधान है। प्लस जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टर इसके साथ जुड़ेगा, ग्रेडिंग पैकिंग वाले इसके साथ जुड़ेंगे, और जितनी भी सारा जो रिक्वायरमेंट्स रहती है फ्रूट्स को मार्केट में ले जाने की, वो सारे का तो 25-30 हज़ार लोगों की वो एम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रोजेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ष 2032 तक लगातार जब हम फुल बियरिंग में आने वाले हैं तो हमारी इसमें ये एस्टिमेट है कि हम 1,30,000 मीट्रिक टन पैदावार, फ्रूट की पैदावार हमारे HP शिवा परियोजना से होगी, और जिसका कि लगभग 230 करोड़ के लगभग उसका ट्रेड होगा जी, ओवरऑल ट्रेड होगा। तो सर इसमें कोई प्रोसेसिंग का कंपोनेंट भी है कि लोग जो किसान है वो प्रोसेसिंग भी अगर करना चाहे, फूड प्रोसेसिंग? बिल्कुल। मैं आपको उसको बताऊं कि इसमें हमने, जैसे मैं कह रहा था कि क्लस्टर, एक छोटा क्लस्टर है, उसमें 10, 15, 20, 25 फैमिलीज हैं, उस तरह के ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, 5, 6, 7 क्लस्टर जब 100 फैमिली तक उसमें जुड़ जाते हैं तो उस तरह के क्लस्टर के ऊपर हमने एक कलेक्शन सेंटर इसमें बना रहे हैं जी। जो जितना भी उसका सारे पूरे 6-7 क्लस्टर का प्रोड्यूस होगा, वो सारा का सारा प्रोड्यूस उस क्लस्टर कलेक्शन सेंटर में आएगा। वहाँ पे उस प्रोड्यूस को ग्रेडिंग पैकिंग करने की पूरी फैसिलिटी रहेगी जी। और उसमें प्रोजेक्ट हेल्प करेगा सारा, इन जितना भी हमारा कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे, और वो कलेक्टिवली मार्केटिंग वहाँ से होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट्स हैं उस तरह का प्रावधान किया गया। स्टेट लेवल पे हम एक अपेक्स बॉडी बना रहे हैं जो पूरी एक गाइडिंग एक आप बॉडी कह सकते हैं, पूरे टेक्नोलॉजी की गाइडेंस है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की गाइड है, दूसरी ट्रेनिंग की गाइड है, फार्मर को सारी पूरी की तरह की जो गाइडेंस पूरी उपलब्ध करना, इस तरह का इसमें प्रावधान किया। तो अपने आप में एक पूर्ण प्रोजेक्ट है जी। और जाहिर सी बात है सर कि लोग जो हमारे किसान और बागवान भाई हैं वो इस योजना से लाभान्वित होंगे और भविष्य में हम एक पॉजिटिव रिस्पांस देखेंगे लोगों का भी, और सरकार को भी एक आमदनी का सोर्स बनेगा। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।